अब हम पढ़ने वाले हैं वीएचएल जीन के बारे में। वीएचएल जीन जो रहता है एक ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है, जो कि क्रोमोसोम 3 पे होता है, जैसे इसका नाम है वीएचएल। तो ये क्रोमोसोम 3 पे होता है। और ये बेसिकली अगर हम बात करें तो जो क्लियर सेल आरसीसी होता है उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो दूसरी बीमारी होती है वो होती है वॉन हिप्पन लिंडाउ डिजीज। तो ये एक तरीके का कैसा बीमारी है, हेरिडिटरी कैंसर सिंड्रोम होता है। फिर अगर हम बात करें तो वीएचएल जीन करता क्या है, तो वीएचएल जीन जो रहता है एक प्रोटीन बनाता है जिसको बोलते हैं वीएचएल प्रोटीन। वीएचएल प्रोटीन। और ये जो रहता है ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है, तो ये जो रहता है बेसिकली क्या करता है, यूबी क्यूटिनेशन कराता है हाइपोक्सिया इंड्यूस फैक्टर अल्फा का। तो यूबी क्यूटिनेशन कराता है। तो अगर हम बात करें इसके फंक्शन का, तो एक फैक्टर होता है हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर अल्फा। तो ये क्या करता है, वीएचएल जीन अंडर नॉर्मल कंडीशन हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर अल्फा से बाइंड करता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको बोलते हैं यूबिक्यूटिन लाइगेज कॉम्प्लेक्स। तो क्या बोलते हैं, यूबिक्यूटिन लाइगेज कॉम्प्लेक्स। तो E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, वो जो रहता है पहले क्या रहा है वीएचएल जीन। अब वीएचएल जीन जो रहता है बाइंड किया HIF अल्फा से, और इसने क्या बनाया, एक कॉम्प्लेक्स बनाया। ये कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, यूबिक्यूटिन लाइगेज कॉम्प्लेक्स। तो होता क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स बना के इसको फिर डिग्रेड करवा देता है। तो ये प्रोटियोसोम से डिग्रेड करवा देता है, प्रोटियोसोम से मरवाने के लिए ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो इससे होता क्या है कि जो HIF अल्फा होता है वो डिग्रेड हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे फायदा क्या रहेगा कि सेलुलर ऑक्सीजन की जो होम्योस्टेसिस है वो बनी रहती है, और एंजियोजेनेसिस नहीं होता है, सेल प्रोलिफरेशन भी नहीं होता है, ये सब रेगुलेटेड रहता है। अब क्या होगा, प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर वीएचएल का फंक्शन, अगर वीएचएल ना रहे, वीएचएल ना रहे, अगर उसमें कोई म्यूटेशन हो जाए या वो डिलीट हो जाए, गायब हो जाए, तो ऐसे में क्या हो, HIF अल्फा जो फैक्टर है वो डिग्रेड नहीं होगा। अब डिग्रेड नहीं होगा तो HIF जो रहेगा वो क्या होगा, एक्यूमुलेट होने लगेगा। तो इसका नाम क्या है, हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर। तो अब ये क्या करेगा, अब ये न्यूक्लियस में जाएगा और तबाही मचाएगा। ये क्या करेगा, न्यूक्लियस में जाके जो हाइपोक्सिया रिलेटेड जीन है उनको एक्टिवेट कर देगा। अब हाइपोक्सिया रिलेटेड जीन कौन कौन से होते हैं, बेसिकली 4 जीन होते हैं। पहला होता है वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, फिर वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, दूसरा होता है प्लेटिलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, और तीसरा होता है इरिथ्रोपोएटिन, और चौथा है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो ये जो 4 जो रहते हैं इनका काम क्या होता है, अगर हम बात करें वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर का, तो नाम से ही पता चल रहा है वेसल्स की एंडोथेलियम का ग्रोथ करा रहा है, तो ये एंजियोजेनेसिस कराने लगेगा। फिर प्लेटिलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर क्या करेगा, ये सेल्स के पॉलिफरेशन कराएगा। और ईपीओ जो रहता है एरिथ्रोपोएटिन, वो एरिथ्रोपोएसिस कराएगा। और ग्लूट1 जो रहता है, अब सेल्स को बनने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, तो ग्लूकोज अपटेक बढ़ा देता है विद द हेल्प ऑफ ग्लूट1। तो इसकी वजह से होता क्या है कि ग्लूकोज डिपेंडेंट जो ट्यूमर होते हैं वो बनने लगते हैं, जो कि हाईली वस्कुलर होते हैं। तो जो यूजुअली देखा गया है कि जो क्लियर सेल आरसीसी होता है वो ग्लूकोज डिपेंडेंट ट्यूमर होता है, जो कि हाईली वस्कुलर होता है, और उसमें ये ग्लूट1 रिसेप्टर्स ज़्यादा होते हैं। तो अब बात करते हैं, ये तो हमने बात किया। फिर आगे अगर हम बात करें वॉन हिप्पन लिंडाउ का, तो ये एक हेरिडिटरी सिंड्रोम होता है और इसका पेनिट्रेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें कि ये अगर किसी पेशेंट में है, वॉन हिप्पन लिंडाउ डिजीज का जीन है अगर, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, तो 65 तक पहुँचते 90% से ज़्यादा लोगों में ये प्रेजेंट तो करेगा ही करेगा, क्योंकि इसका पेनिट्रेंस बहुत ज़्यादा होता है। फिर जो अगर म्यूटेशन की बात करें तो इसमें जो म्यूटेशन होता है वो जर्म लाइन म्यूटेशन होता है। जो जर्म लाइन म्यूटेशन होता है वो कैसा होता है कि अगर एक जीन के 2 कॉपी होते हैं, तो 2 कॉपी हैं, अब एक कॉपी भी आया तो दूसरा वाला ये क्या करता है, फेंक देता है, ये गायब हो जाता है, और एक जीन से ही तबाही मचाने लगता है। तो अगर 1 एलील इनहेरिट किया तो दूसरा वाला ये जो रहता है फेंक देता है, सेकेंड लॉस्ट, जिसके बाद जीन में म्यूटेशन हो जाता है। तो ये जो रहता है इस तरीके से पूरा तबाही मचाता है। तो मेनली कैसे प्रेजेंट करता है, ये ब्रेन में जाता है। ब्रेन में अगर हम बात करें सेरिबेलम, फिर स्पाइन में, आंखों में, रेटिना में, हर जगह जो रहता है ये हिमेंजियोब्लास्टोमा, जो वेसल से रिलेटेड ट्यूमर है हिमेंजियोब्लास्टोमा, वो बनाता है। फिर किडनी में अगर हम बात करें तो बायलेटरल क्लियर सेल आरसीसी होगा। फिर एड्रिनल में जो रहता है वो फियोक्रोमोसाइटोमा होता है। फिर ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस ट्यूमर होता है। तो ये जो रहता है, हम बात करें तो सिस्ट एडिनोमा बनाता है, और स्पेशली कहाँ कहाँ बनाता है, पैनक्रियाज में, एपिडिडाइमिस और ब्रॉड लिगामेंट। तो फीमेल्स में ब्रॉड लिगामेंट में बनाता है, पैनक्रियाज में और एपिडिडाइमिस में, हर जगह सिस्ट एडिनोमास बना देता है। और पैनक्रियाज में ये न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर भी कराता है। अब वीएचएल डिजीज की खास बात क्या होती है कि अगर वीएचएल डिजीज किसी को हुआ तो उसमें जो आरसीसी होता है वो
मल्टीफोकल होता है, कई जगह, एक जगह नहीं रहता है, और वो जल्दी होता है, अर्ली ऑनसेट और बायलेटरल होता है। तो ऐसे केस में हमें लाइफ लॉन्ग सर्विलांस की ज़रूरत पड़ती है। फिर कई बार जो देखा गया है कि स्पोरेडिक क्लियर सेल के बारे में अगर हम बात करें, जो स्पोरेडिक क्लियर सेल होते हैं, तो उसमें जो रहता है मोर देन 90% जो स्पोरेडिक क्लियर सेल आरसीसी होते हैं, उसमें बाई एलिलिक इनएक्टिवेशन होता है बीएचएल का। बाई एलिलिक का मतलब होता है कि दोनों, अभी तक हमने बोला था कि जो ऑटोसोमल डोमिनेंट से आ रहा था उसमें ये 2 कॉपीज हैं, तो एक कॉपीज ये कैरी करके ले आ रहा था, तो दूसरा जो रहता है ये गायब कर देता है, इसको गायब करके फिर एक ही कॉपी से तबाही मचा रहा था। लेकिन जो अगर हम बात करें स्पोरेडिक में, ये क्या होता है, दोनों जो कॉपी रहती है वो गायब हो जाती है और बाई एलिलिक इनएक्टिवेशन होता है। और बाई एलिलिक इनएक्टिवेशन आइदर म्यूटेशन से हो सकता है, डिलीशन से हो सकता है, या हाइपरमिथाइलेशन से। फिर इसके बाद जो रहता है ये स्पोरेडिक क्लियर सेल कॉज कराता है बेसिकली सेम उसी तरीके से हाई वस्कुलरिटी, एग्रेसिव और एंजियोजेनेसिस वाला ट्यूमर कराएगा। तो अगर हम बात करें कि किसमें हम टेस्ट करें, तो अगर कोई ऐसा आ रहा है जिसमें अर्ली ऑनसेट क्लियर सेल आरसीसी है, अर्ली ऑनसेट क्लियर सेल आरसीसी है, या बायलेटरल या मल्टीफोकल आरसीसी है, या किसी की फैमिली हिस्ट्री है जो वीएचएल रिलेटेड ट्यूमर है, तो ऐसे केस में हमें जर्म लाइन टेस्टिंग करना चाहिए। तो जर्म लाइन टेस्टिंग जो रहता है किसमें किसमें करते हैं, जिसमें जल्दी, उम्र से जल्दी जो रहता है कैंसर हो रहा है, किडनी में दोनों साइड कैंसर है और फैमिली हिस्ट्री है वीएचएल ट्यूमर का, तो ऐसे में हम लोग जो रहता है जर्म लाइन टेस्टिंग करते हैं। तो जर्म लाइन टेस्टिंग करने का फायदा क्या होता है, इससे हम उन कैंडिडेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसमें हम लोग टारगेटेड थेरेपी कर सकते हैं। तो टारगेटेड थेरेपी कौन कौन सी होती हैं अगर हम बात करें, तो इसमें हमने पहला पढ़ा कि इसमें जो रहता है VEGF रिसेप्टर जो रहता है उस पर हम लोग टारगेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग जो रहता है सुनेटिनिब, पैजोपानिब, एक्जिटिनिब, ये सब यूज कर सकते हैं, तो इससे एंजियोजेनेसिस इनहिबिट होगी। फिर जो रहता है सेल पॉलिफरेशन को कम करने के लिए हम लोग पिवरोलीमस और टेमसाइरोलीमस यूज कर सकते हैं, जो कि एमटॉर पाथवे जो रहता है उसको टारगेट करते हैं। फिर जो अगर अगर हम अगला जो बात करें तो वो रहता है HIF अल्फा, जो 2 अल्फा होता है उसको डायरेक्टली ब्लॉक कर सकते हैं। और उसको डायरेक्ट ब्लॉक करने की कौन सी ड्रग होती है, बेल्जी टाइफन। तो बेल्जी टाइफन जो रहता है, बेल्जू टाइफन, वो डायरेक्टली जो रहता है हाइपोक्सिया इंड्यूस फैक्टर को ब्लॉक कर देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो रहता है ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो अगर हम बात करें बेल्जू टाइफन की, तो बेल्जू टाइफन जो रहता है वो फर्स्ट FDA अप्रूव्ड ड्रग है, जो कि 2021 में अप्रूव हुआ था और VHL रिलेटेड आरसीसी और स्पोरेडिक आरसीसी के लिए यूज करता है। तो अगर हम बात करें सर्विलांस की, तो सर्विलांस जो रहता है, अगर जो कोई VHL का पेशेंट है तो उसमें हमें MRI से सर्विलांस करना चाहिए। और MRI जो रहता है पूरे होल बॉडी का करते हैं, ब्रेन, स्पाइन, एब्डोमेन, और हर साल जो रहता है करते रहेंगे। फिर हर साल जो रहता है एनुअली आंख भी चेक करेंगे, एनुअल ऑप्थेल्मोलॉजिक एग्जामिनेशन। और फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए स्क्रीनिंग भी करेंगे हम लोग, मेटानेफ्रिन्स जो रहता है प्लाज्मा या यूरिन मेटानेफ्रिन्स कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम अर्ली डिटेक्ट कर लिए VHL रिलेटेड कैंसर में, तो हम नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी करके हम लोग रीनल फंक्शन को प्रिजर्व कर सकते हैं और मोर्टेलिटी कम कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें सर्जरी का, तो स्टैंडर्ड जो सर्जरी है, क्योंकि ये दोनों किडनी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी करते हैं। अगर लीजन जो रहता है 3 सेंटीमीटर से छोटा है तो हम लोग एक्टिव सर्विलांस भी कर सकते हैं। और जो पेशेंट रहता है उसको पूरे जीवन में कई बार पार्शियल नेफ्रेक्टमी करानी पड़ती है, क्योंकि ये बार बार रिकर करता है। कुछ सेलेक्टेड केसेस में हम लोग थर्मल एब्लेशन भी कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें VHL जीन का, तो ये जो रहता है क्लियर सेल आरसीसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये मेनली HIF जो फैक्टर होता है उसको कंट्रोल करता है। अब इस जब VHL जो रहता है ये ट्यूमर सप्रेसर होता है। अब ये VHL नहीं रहता है तो HIF जो रहता है अपने मन मुताबिक काम करता है और खूब एंजियोजेनेसिस कराता है, जिसकी वजह से जो रहता है ट्यूमर होता है। तो इस HIF को ब्लॉक करने के लिए डायरेक्ट जो ड्रग होता है बेल्जू टाइफन, वो भी अप्रूव्ड हो गई है। तो ये रहता है पूरा VHL जीन के बारे में।